अच्छा, तो नवंबर 19 पेपर 3 वेरिएंट 2, ये पेपर अपने पास खोल लो, आपके पास होगा आपके ईयरली पास पेपर्स में, तो बेहतर है साथ साथ लिखते रहो, थोड़ी बहुत चीज़ें भी होंगी। शुरू के एमसीक्यू तो हमेशा आसान होते हैं, तो ये तो जल्दी जल्दी होने चाहिए। Some multinational oil companies extracting oil in developing countries are now required to repair the damage they do to the environment. सही है। तो जो डैमेज ये लोग एनवायरनमेंट पे करते हैं ना, वो उसको क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल कॉस्ट। सही है। Which best describes the total cost incurred by the oil companies in such circumstances? अच्छा, पहले ये लोग जो है ना वो सिर्फ तेल को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये लोग पहले सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट ले रहे थे। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको एक्सटर्नल कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, तो इनकी टोटल कॉस्ट अब क्या हो जाएगी? प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। सही है। ईयर इज अक्टूबर नवंबर पेपर 3 सॉरी 2019 P3 वेरिएंट 2। सही है। 2019 पेपर 3 वेरिएंट 2। पहले एमसीक्यू क्लियर है। अच्छा, दूसरा, In an economy, no one can be made better off without making someone else worse off. देखो, जब भी ऐसी स्टेटमेंट आपके सामने है ना, इन एन इकोनॉमी नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग द अदर वर्स ऑफ, इसका मतलब है कि आप जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो, आप पोटेंशियल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो। सही है। इसका मतलब है आप पोटेंशियल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो। सही है। क्योंकि लेट्स से अगर मेरा कॉम्बिनेशन ये चल रहा है गुड वाई एंड गुड एक्स, अब अगर मुझे एक्स को बेटर ऑफ करना है, सही है, अगर मुझे x को बेटर ऑफ करना है तो मुझे लाजमी तौर पे गुड y की जो है वो यूनिट्स को कम करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। सही है। तो इसने बोला हुआ है व्हाट डज नॉट नेसेसरी फॉलो फ्रॉम दिस। नॉट हमेशा पढ़ा करो जो बोल्ड में लिखा हुआ है। सही है। द कंडीशंस फॉर एलोकेटिव एफिशिएंसी हैव बीन मेट, पॉसिबल चांसेस है मेट हो सकता है। द कंडीशंस फॉर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी हैज बीन मेट, ये तो लाजमी तौर पे हुआ है। The distribution of income is socially acceptable, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। The economy is operating at a point on its production possibility curve, ये भी बिल्कुल सही है। तो मेरा आंसर क्या होगा? ए और सी, क्योंकि इससे मुझे बोला था नॉट। सही है। क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा, फिर November 19 paper 3 variant 2, a government decided to approve a road building scheme because it was socially beneficial। सही है। जब भी भाई गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करती है तो वो मेक श्योर करती है कि सोशल बेनिफिट एक्सीड करे सोशल कॉस्ट को। In making its decision, it is calculated that private cost at 800 million, private benefit at 800 and external cost at 150। सही है। तो सोशल बेनिफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, और सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। इसलिए मुझे प्राइवेट बेनिफिट 800 का दिया हुआ है, प्राइवेट कॉस्ट 800 की दी हुई है, और इसने मुझे सवाल में एक्सटर्नल कॉस्ट भी दिया हुआ है 150 का। सही है। तो इसका मतलब है मुझे एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं पता। अब मुझे एक जनरल सी बात बताओ, अगर मुझे ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और मुझे पता है कि मेरी सोशल कॉस्ट 950 है, सही है, और मुझे ये भी पता है कि मेरा प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेरी एक्सटर्नल बेनिफिट की अमाउंट जो है वो एक्सटर्नल कॉस्ट से ज़्यादा ही होगी। मतलब कम से कम 150 से तो ऊपर ही होगी ना, मिनिमम 150 से ऊपर ही होगी। सही है। तो व्हाट मस्ट हैव बीन ट्रू अबाउट द एक्सटर्नल बेनिफिट टू दिस स्कीम। तो भाई इसने क्या बोला? एक्सटर्नल बेनिफिट का क्या सच है? एक्सटर्नल बेनिफिट इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट, बिल्कुल गलत। एक्सटर्नल बेनिफिट एक्सीडेड एक्सटर्नल कॉस्ट, यस, ये मेरा आंसर होगा। क्योंकि अगर आपका एक्सटर्नल बेनिफिट एक्सटर्नल कॉस्ट से ज्यादा नहीं होगा तो आपका सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। सही है। एक्सटर्नल बेनिफिट एक्सीडेड 200 मिलियन, जरूरी नहीं है, 150 से भी ऊपर हो तो चलेगा, 200 से ऊपर होना लाजमी नहीं है। देयर वर नो एक्सटर्नल बेनिफिट, बिल्कुल गलत। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट ही नहीं करती, गवर्नमेंट जो है वो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट ही नहीं करती अगर एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं होता। सही है। तो पहले ऑप्शन में इसने बोला है कि एक्सटर्नल बेनिफिट इक्वल प्राइवेट बेनिफिट, जो कि बिल्कुल गलत है। इसने फिर बोला एक्सटर्नल बेनिफिट एक्सीडेड एक्सटर्नल कॉस्ट, ये तो लाजमी तौर पे होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी एक्सटर्नल कॉस्ट 150 है और मेरे प्राइवेट बेनिफिट और प्राइवेट कॉस्ट 800 हैं, तो इसका मतलब है कि जब तक मेरा एक्सटर्नल बेनिफिट एक्सटर्नल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होगा, वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब तक मेरा एक्सटर्नल बेनिफिट एक्सटर्नल कॉस्ट को एक्सीड नहीं करेगा तो मेरा सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली। सही है। क्योंकि मेरी सोशल कॉस्ट 950 है और मेरी एक्सटर्नल कॉस्ट 150 है, तो एक्सटर्नल बेनिफिट को 150 से ऊपर होना लाजमी है, वरना सोशल बेनिफिट एक्सीड नहीं करेगा सोशल कॉस्ट को। सही है।
ये 200 वाली चीज़ रेलिवेंट है। अगर 160 भी हुई ना तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, 200 से ऊपर होना जरूरी नहीं है। एंड देयर वर नो एक्सटर्नल बेनिफिट, बिल्कुल गलत, वरना प्रोजेक्ट सेलेक्ट ही नहीं होता। सही है। तो क्वेश्चन 3 हमारा सिंपल सा था। क्वेश्चन 4, what is it called when a consumer's marginal utility is greater than the price paid for the good? MU प्राइस को एक्सीड कर रहा है। सही है। तो गिफिन गुड और इंफीरियर गुड का तो यहाँ पर लेना देना नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन में से मुझे देखना है। देखो MU एक्सीडिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? लेट से मैं कह रहा हूँ ये मेरा डिमांड कर्व है, मेरा डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी, मुझे ये चीज़ पता है, दिस इज माय प्राइस, दिस इज माय क्वांटिटी। लेट से मैं कह रहा हूँ कि करंटली मेरी प्राइस चल रही है ये, सही है। लेट से मेरी प्राइस करंटली चल रही है ये और क्वांटिटी चल रही है ये। प्राइस को लेट से मैं कह देता हूँ 50, सही है। MU एक्सीड कर रहा है प्राइस को, इसका मतलब क्या है कि मेरी विलिंगनेस जो है ना वो ज़्यादा है। लेट से मेरी विलिंगनेस यहाँ पर है, लेट से मेरी विलिंगनेस जो है वो क्या है, वो मेरी विलिंगनेस है लेट से P1 पे, और मेरी विलिंगनेस है लेट से 70। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो प्राइस है ना वो मार्जिनल यूटिलिटी से कम है। AS में आप एक चीज पढ़ते थे, उस चीज को बोला जाता था मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस, ये उससे लिंक होता है। सही है, मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस। अब किसी बच्चे को अगर ये भी नहीं पता ना कि ये हो क्या रहा है, ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूसर सरप्लस तो होगा नहीं। सही है, क्योंकि MU की बात कर रही है और MU कंज्यूमर से रिलेटेड है, तो बच्चा कंज्यूमर सरप्लस ही चूज करता। गलती करने के चांसेस बहुत कम है यहाँ पे। सही है, यस। डिमांड सप्लाई का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं। अच्छा, क्वेश्चन 5, a consumer has $3 to spend each day on chocolate bars or toffee bars which all cost $8। तो टॉफी और चॉकलेट की प्राइसेस जो है ना वो सेम है। The table shows the units of additional satisfaction she gets from consuming each bar. What should she buy to maximize her total utility? देखो, अगर मुझे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है ना, तो जिसमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा MU होगा, सबसे ज्यादा वो कंज्यूम करूंगा। फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे। तो देखो, पहले नंबर पे मुझे MU सबसे ज्यादा किधर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। फिर मुझे दूसरे नंबर पे मिल रही है यहाँ पे 14, और तीसरे नंबर पे मुझे मिल रही है यहाँ पे 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2 चॉकलेट बार्स लूंगा और 1 टॉफी बार लूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ $3 है, मैं 3 आइटम से ज्यादा खरीद नहीं सकता। सही है, मैं 3 यूनिट से ज्यादा खरीद ही नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा MU यहाँ पर है, देन यहाँ पर है, और देन यहाँ पर है। तो ये 2 चॉकलेट बार हो गए और 1 टॉफी बार हो गया। तो इन सबको मिला के मेरी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी $3 में। $3 में इससे ज्यादा यूटिलिटी में अचीव नहीं कर सकता। सही है, क्लियर है। इम्पॉसिबल है ना, कर नहीं सकता इससे ज्यादा, पैसे ही $3 है। सही। क्वेश्चन 6, the curve JK in the diagram is the consumer's initial budget line. Which combination could cause the budget line to shift to GH? तो मैं JK से GH गया हूं ना, इसका मतलब है मैंने गुड वाई की मेरी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है और गुड एक्स की अफोर्डेबिलिटी मेरी गिर गई है। सही है, तो गुड वाई की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, गुड एक्स की अफोर्डेबिलिटी गिर गई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी गुड एक्स की अफोर्डेबिलिटी गिरी है तो प्राइस क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो इंक्रीज। साथ में आप नोटिस करो मेरी गुड बाई की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। अब इसने मुझे गुड बाई की प्राइस के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो यही हुआ होगा ना कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ी होगी तब जाके मैं गुड बाई ज्यादा खरीद सक रहा हूँ। सही है, अगर इसने मुझे गुड बाई का प्राइस के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई होगी तभी उसने गुड बाई ज्यादा, अफोर्डेबिलिटी उसकी बढ़ गई है गुड बाई की। सही है, क्योंकि ये MCQ इसी तरह होते हैं, हमेशा आपको इस MCQ में ये एक गुड की प्राइस देगा और इनकम वाला ऑप्शन देगा। तो ये तो मुझे साफ साफ समझ पड़ रही है कि गुड एक्स की अगर अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है, गुड एक्स की अगर अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ रही है। और अगर गुड वाई की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ी होगी, तभी वो गुड वाई को ज्यादा खरीद सक रहा है। सही है। अच्छा, फॉर द लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, पेपर है अक्टूबर नवंबर 19, पेपर 3 वेरिएंट 2। सही है, क्वेश्चन 6 क्लियर है। तो हमेशा याद रखना, ये बहुत रिपीट होता है, ये बहुत रिपीटेड MCQ है, ये ऑलमोस्ट हर साल आता है। सही है। अच्छा, क्वेश्चन 7 बहुत हल्का MCQ है, क्या रिपीट करने का बात ना इसमें। भाई कह रहा है
जे के से जी एच गया हूँ तो गुड बाई की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, गुड एक्स की अफोर्डेबिलिटी गिर रही है। तो गुड एक्स की जो मेरी अफोर्डेबिलिटी गिरी है तो इसका मतलब ये है ना कि गुड एक्स की प्राइस बढ़ी है, तो प्राइस इंक्रीज। साथ में ये भी बोला हुआ है कि पहले के मुकाबले में मैं गुड बाई को ज़्यादा खरीद सकता हूँ। तो गुड बाई को मैं ज़्यादा क्यों खरीद सकता हूँ? इनकम बड़ी होगी तभी खरीद सकता हूँ ना, वरना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सही है, इनकम बड़ी होगी तभी तो गुड बाई ज़्यादा खरीद सक रहा हूँ। सही है। क्वेश्चन 7, the diagram shows a consumer's indifference curve for good F and G together with all the consumer budget lines. सही है। What could explain the movement from X to Z? X to Z क्या हो रहा है? X to Y मेरा substitution effect है, X to Z मेरा जो है वो प्राइस अफेक्ट है या टोटल अफेक्ट है, और Y to Z मेरा इनकम अफेक्ट है। सही है। तो इससे मुझे X से Z पूछा है ना, X से Z मेरा टोटल अफेक्ट है। तो फॉल इन प्राइस तो मेरी लाजमी हुई है क्योंकि मेरा इनिशियल इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर था, मेरा नया इंडिफरेंस कर्व ये हो गया, तो मैं आगे की तरफ गया। तो इसका मतलब है प्राइस तो लाजमी गिरी होगी। और आप नोटिस करो कि मेरा सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट ये है और मेरा इनकम अफेक्ट इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फॉल इन प्राइस एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसका मतलब है ये इंफीरियर गुड हुआ। इसका आंसर होगा ए, फॉल इन प्राइस एंड इंफीरियर गुड, क्योंकि इंफीरियर गुड में इनकम अफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। सही है, बहुत आसान एमसीक्यू था ये। क्वेश्चन 7, a firm has the choice between 5 levels of output. The table shows the total cost and total revenue for producing each output level. The firm could sell whatever output it produces. सही है। The firm decides to produce 4,000 units. ये 4,000 यूनिट बना रहा है। What is the firm's aim? To maximize profit. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे देखेंगे? डिफरेंस निकालेंगे 4,000, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे। तो ये 4,000 आ गया, ये कितना हो गया? 3,000 और 4,000 7,000, ये 4,000 एंड ये 2,000। रेवेन्यू 8,000, 6,000, 4,000, 2 मिनट, नहीं ऊपर से 6,000, 4,000, 2 मिनट। अच्छा, बल्कि अगर जनरली भी करें, आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पर, आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर नॉर्मली बच्चे गलती कर जाते हैं। आप नोटिस करो यहाँ पर मेरा रेवेन्यू मैक्सिमम पे है, यहाँ पर मेरा, हाँ डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, रोयल सही बोल रहा है, यहाँ पर मेरा रेवेन्यू मैक्सिमम पे है। अगर मेरा रेवेन्यू यहाँ पर मैक्सिमम पे है और इसके बाद मेरा रेवेन्यू फॉल कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरा रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है। सही है, वो दूसरा मैटर था, उसको छोड़ दो, ये आराम से हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही गलती कर रहा था। ये इससे मुझे टोटल दिए हुए, एडिशनल यूनिट नहीं दिए हुए, तो मैं मार्जिनल नहीं निकाल सकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो ये मुझे इसने रेवेन्यू दिए हुए ना मैक्सिमम, तो यहाँ पर मुझे इसने मैक्सिमम रेवेन्यू दिया हुआ है 4,000 यूनिट पे, तो मैं रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। सही है, सही है, मैं समझ गया। ठीक है, क्योंकि 4,000 यूनिट में मेरा रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है और उसके बाद मेरा रेवेन्यू फॉल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा और तभी मेरा मैक्सिमाइज हो रहा है रेवेन्यू। सही है, क्लियर है? सही पकड़ा है, सही पकड़ा। ठीक है, ये नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि ये आउटपुट उसमें है, एडिशनल नहीं है ना, ये 1,000 का चेंज है, ये 1,000 का चेंज है, साथ ही है 1,000 का चेंज है, एडिशनल नहीं है। सही है, रोहेल और शिफान ने सही बता दिया था। और यहाँ पर रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है, सही है ना, तो मैक्सिमाइज रेवेन्यू। अच्छा, अब मैक्सिमाइज सेल्स नहीं कर देना भाई। चलो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ पता चल गई, अगर सेल्स मैक्सिमाइज होता तो आंसर क्या होता? कौन सी यूनिट पे होता? मेरा सेल्स कौन से यूनिट पे मैक्सिमाइज हो रहा है? 5,000 पे हो रहा है, ऑब्वियस सी बात। यहाँ पर मेरा सेल्स मैक्सिमाइज हो रहा है। सही है, तो फर्क आपको पता होना चाहिए, ये रेवेन्यू मैक्सिमाइज है और ये सेल्स मैक्सिमाइज है, फर्क है दो चीज़ों में। सही है, वो डॉलर टर्म्स में होता है, ये क्वांटिटी के टर्म्स में होता है। अच्छा चलो, 8 का सी, क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉफिट मैक्स अगर उसने मुझे 1 2 3 4 करके दिए भी होते हैं ना यूनिट्स, तो मैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट निकालता।
और मेरे पास जो है वो MC को MR करके मैं प्रॉफिट निकाल लेता, क्योंकि यहाँ पर 1000 का चेंज था तो मैं नहीं निकाल सकता, तभी मैंने मिटा दिया था वो बात। सही है। इन विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आर कमर्शियल बैंक्स यूजुअली फाउंड? कमर्शियल बैंक कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में होते हैं भाई? कमर्शियल बैंक जो है, बैंक्स नॉर्मली ओलिगोपोली का पार्ट होती हैं। सही है, बैंक्स नॉर्मली ओलिगोपोली का पार्ट होती हैं, क्योंकि ये लार्ज फर्म्स होती हैं, यहाँ पर जो है वो पैसा बहुत चाहिए। सही है, तो परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोपोलिस्टिक में भी नहीं करता, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक में स्मॉल फर्म्स होते हैं, ओलिगोपोली में लार्ज फर्म्स होते हैं, तो आंसर मेरा डी होगा। सही है, तो बैंक हमेशा ओलिगोपोली का पार्ट है। सही है। क्वेश्चन 10, what is a condition for operating a successful cartel? What is the condition for operating a successful cartel? A large number of firms in the industry, ये कोई कंडीशन नहीं है। Each firm has a differentiated product, ये भी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ओलिगोपोली का पार्ट होता है। ओलिगोपोली में सेम प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। लो बैरियर्स टू एंट्री, बिल्कुल गलत। हाई बैरियर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इंडस्ट्री में आसानी से फर्म्स आ रही हैं तो इसका मतलब है कार्टेल का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि कार्टेल का मकसद ये होता है हम लोग आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करके शॉर्टेज क्रिएट करते हैं। अब अगर लो बैरियर्स टू एंट्री होगी तो शॉर्टेज कैसे क्रिएट करोगे? बार बार मार्केट में फर्म्स आते रहेंगी, बार बार मार्केट में सप्लाई बढ़ती जाएगी, तो ये भी मेरी कोई कंडीशन नहीं हुई। तो मेरा आंसर यहाँ पर होगा डी, स्ट्रिक्टली एनफोर्स प्रोडक्शन कोटा। इसका मतलब है कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, जो कोटा सेट किया है वही होना चाहिए, क्योंकि चीटिंग करोगे तो कार्टेल का फायदा ही नहीं है। सही है। अच्छा, उसके बाद which assumption is essential for market to be contestable? अच्छा, अब एक चीज हमेशा याद रखना, कंटेस्टेबल मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में भी आ सकता है, मोनोपोलिस्टिक में भी आ सकता है, ओलिगोपोली में भी होता है और मोनोपोली में भी होता है। तो कंटेस्टेबल मार्केट सब में आ सकता है, सिर्फ मोनोपोली की हद तक लिमिटेड नहीं है वो। सही है। द मार्केट इज सप्लाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ये कोई कंटेस्टेबल की कंडीशन नहीं है। फर्म्स आर फ्री टू एंटर एंड लीव द मार्केट, ये मेरी बहुत ज़रूरी कंडीशन है कंटेस्टेबल की, मैं बता रहा हूँ। फर्म्स कैन नॉट अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, बिल्कुल गलत, कमा सकते हैं। फर्म्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड गुड्स, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, सेम प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, फर्म्स आर फ्री टू एंटर एंड लीव द मार्केट इसलिए क्योंकि देखो कंटेस्टेबल मार्केट को हिट एंड रन मार्केट भी बोलते हैं। कंटेस्टेबल मार्केट को हिट एंड रन मार्केट भी बोला जाता है, क्योंकि कंटेस्टेबल मार्केट में होता क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फर्म्स आसानी से मार्केट में आ रही होती हैं, एंट्री और एग्जिट के बैरियर्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। सही है, नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। सही है, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, कंटेस्टेबल सिर्फ मोनोपोली में नहीं होता, मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तभी मैंने बता रहा हूँ। सिर्फ कंटेस्टेबल में मोनोपोली में नहीं होता, वो चारों मार्केट स्ट्रक्चर में होता है। कंटेस्टेबल की कंडीशन क्या है? कंटेस्टेबल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर एंट्री एंड एग्जिट जीरो, मतलब बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट जीरो हो जाते हैं। फर्म्स मार्केट में आती हैं, पैसा कमाती हैं, कमा के भाग जाती हैं। हिट एंड रन मार्केट, क्योंकि हिट एंड रन मार्केट से यही समझ आ रहा है ना कि फर्म इंडस्ट्री में आई, उसने पैसा कमाया, मार्केट से भाग गई, तो ये फर्म्स आर फ्री टू एंटर एंड एग्जिट होता है तभी तो ऐसा होता है, वरना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर एक बार फॉर एग्जांपल एक फर्म इंडस्ट्री में आ गई, सही है, उसने पैसा कमाया, फिर वो मार्केट छोड़ नहीं पाड़ी, तो फिर कंटेस्टेबल का फायदा नहीं है। कंटेस्टेबल को हिट एंड रन मार्केट तभी बोला जाता है, थोड़ा सा पैसा कमाओ, कमा के भाग जाओ। यस, पैसा कमाएगी, कॉस्ट कवर नहीं होगी तो भाग जाएगी। एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि कंटेस्टेबल मार्केट की अगर आपको डायग्राम याद हो, एक और चलो मैं नॉलेज चीज बता देता हूँ, ये लिख लो अपने पास, ये एमसीक्यू में बहुत आ रहा है आजकल। अगर मैं कंटेस्टेबल का वो बात करूँ ना, क्या हो रहा है ये, अगर मैं कंटेस्टेबल की अगर मैं कंटेस्टेबल के ग्राफ की बात करूँ तो हम ग्राफ कैसे बनाते थे? हम बोलते थे कि ये वाली जो रेंज है, हम इस रेंज की बात करते हैं ना, हमेशा ये वाली रेंज, हम हमेशा ये रेंज की बात करते हैं कि ये कंटेस्टेबल की रेंज है। सही है, तो ये कंटेस्टेबल की रेंज है। इस पॉइंट पे क्या मैं कह सकता हूँ मेरा एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे मेरा क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। सही है, इस पॉइंट पे मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट से पहले जितने भी पॉइंट है ना, ये लिख लो भाई, ये लिख लो, इस पॉइंट से पहले जितने भी पॉइंट है उस सारे पॉइंट्स पे एब नॉर्मल प्रॉफिट ही है। सही है, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू के पहले जितना भी सारा आउटपुट है, हर आउटपुट पे एब नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि जब तक आपका एवरेज रेवेन्यू इज अबव एवरेज कॉस्ट, आप एब नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाओगे। सही है,
परफेक्ट कंपटीशन में पड़ी थी ना ये चीज़। और एक बार जब आप नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गए तो फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो गया। सही है, तो ये हमेशा याद रखना, इस पॉइंट से पहले जितने भी पॉइंट्स हैं सब पॉइंट पे एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं, मसला नहीं है कोई। अच्छा 11 भी हो गया। कंटेस्टेबल का रूल ऐसा सीन नहीं है, बस एक जनरल मार्केट है ये, शॉर्ट एंड लॉन्ग रन में इतना कोई डिटेल में नहीं जाता इसमें। What is generally associated with principal agent problem? One of the easiest MCQs. सही है। Directors prefer company growth to greater shareholder dividends. Divorce between ownership and control. अलग अलग objectives हैं। Director कुछ और बोल रहा है, shareholder कुछ और बोल रहा है। Manager ignore workers. फालतू चीजें, shareholder determine the price of the products. नहीं। Workers can go on strike. नहीं। सही है। तो divorce between ownership and control सिर्फ A में आ रहा है। Clear है? अच्छा, आसान है। 13. The table shows the output of chairs at a factory when different numbers of workers are employed. सही है, तो ये मुझे इसने total product दिया हुआ है। When will diminishing marginal returns set in? तो इसके लिए मुझे marginal product of labor निकालना पड़ेगा। सही है, तो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आ गया 6। तो diminishing returns कहाँ से शुरू हो रहा है? जैसे ही मैंने तीसरा वर्कर हायर किया, आप नोटिस करो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट गिर गया, तो तीसरे वर्कर से मेरा डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो गया। सही है, क्लियर है? तो व्हेन द थर्ड वर्कर इज एम्प्लॉयड, डिमिनिशिंग रिटर्न हमारा सेट इन हो गया। सही है। अच्छा जी, द चार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एवरेज डेली वेज रेट फॉर ऑल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो एवरेज रुपीस पर डे दिया हुआ है और साल दिए हैं इसमें, तो ये मेरा ईयर हो गया। What could have caused this trend in wage rates? आप नोटिस करो वेजेस जो हैं वो थ्रू आउट द टाइम बढ़ रही हैं। सही है, वेजेस थ्रू आउट द टाइम बढ़ रही हैं। एन इंक्रीज इन कैपिटल इंटेंसिव, अगर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन होगा तो वेजेस गिरनी चाहिए। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वर्कर्स की सप्लाई बढ़ेगी तो वेजेस गिरनी चाहिए। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, इसमें भी वेजेस गिरनी चाहिए। सही है। एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में उसकी पेमेंट भी बढ़ जाएगी। सही है, यस बिल्कुल। एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में उनको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। सही है, तो यहाँ पर भी वेजेस गिरेंगी, सारे ऑप्शन में वेजेस गिर रही है, सिर्फ ऑप्शन डी में बढ़ रही है। ठीक है, फिफ्टीन। अच्छा, ये एमसीक्यू हम बहुत बार देख चुके हैं पहली वाली क्लासेस में। अ कंट्री हैज अ नेगेटिव इनकम टैक्स। नेगेटिव इनकम टैक्स क्या होता है कि एक सर्टेन इनकम तक, अब ये समझ लो, एक सर्टेन इनकम तक गवर्नमेंट सामने से पैसा देती है। सही है, ये टैक्स क्या होता है, हम गवर्नमेंट को पैसा देते हैं ना, तो नेगेटिव इनकम टैक्स क्या होता है कि एक सर्टेन इनकम लेवल तक गवर्नमेंट आपको पैसे देती है सामने से। सही है, तो लेट से मेरा ओरिजिनल वाला ये है ना, तो मुझे जो है इस स्पेसिफिक ये इस तरह का कोई सिस्टम चल रहा है। सही है, तो आप नोटिस करो इनकम बढ़ रही है, मुझे गवर्नमेंट सामने से पैसे दे रही है, यहाँ तक इस पॉइंट तक सामने से पैसे दे रही है, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट को पैसे देना शुरू कर रहा हूँ। सही है। अ चेंज इन द टैक्स रेट कॉजेज द स्केड्यूल टू शिफ्ट टू NT1, तो मैं NT1 पे आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ इधर। तो आप नोटिस करो क्या नेगेटिव इनकम टैक्स अब कम हो गया है, ये समझ आया? नेगेटिव इनकम टैक्स अब कम हो चुका है, ये चीज समझ आई? पहले मुझे इतना मिल रहा था, अब मुझे इतना मिल रहा है, तो कम हो गया ना। सही है, ये ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की तरह है, काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयड नहीं, जॉब तो है बंदे के पास, बट बिल्कुल एग्जैक्टली वही नहीं होगा। तो नेगेटिव इनकम टैक्स अगर इसने कम करा है तो वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि आप जो है वो काम और करो, वर्क इंसेंटिव जो है वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं। और आप नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो, पहले मेरी जो टैक्स की लाइन थी ना वो स्टीपर थी। स्टीपर का मतलब पेंशन नहीं है, पेंशन नहीं है, वो तो रिटायरमेंट में मिलता है। नेगेटिव इनकम टैक्स खाली वो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है। ये जीरो इनकम पे हुआ पर उसके बाद भी मिल रहा है ना, वो तो एक्जैक्टली अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं है वो। सही है। अच्छा, एक चीज नोटिस करो कि मेरा जो नेगेटिव टैक्स है, मेरा नेगेटिव जो टैक्स है वो इस तरह से बना हुआ है। तो आप नोटिस करो कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो टैक्स जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
पर अब आप नोटिस करो मेरा टैक्स ऐसा हो गया है, तो जैसे जैसे बंदे की इनकम बढ़ रही है टैक्स बहुत कम कम बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो अब कम हो गई है, लेस इक्वल, क्योंकि आप अमीरों से अब कम पैसा ले रहे हो, आप अमीरों से अब कम पैसा ले रहे हो। पहले आप अमीरों से ज्यादा पैसा ले रहे थे, अब आप अमीरों से बहुत कम पैसा ले रहे हो। फर्क देखो आप, सही है? तो टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, तो इसका मतलब है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो लेस इक्वल है, सही है? अच्छा, तो ये वाले बहुत आते हैं, ये समझ जाना। स्ट्रेंथन कैसे सर? क्योंकि अगर नेगेटिव इनकम टैक्स मैंने कम कर दिया तो लोग ज्यादा मोटिवेट होंगे ना काम करने के लिए। जैसे लेट से ये लोग फारिग बैठे हैं, इनको सिर्फ इतना सा टैक्स मिल रहा है, पहले इनको फारिग बैठने पे इतना टैक्स मिल रहा था, तो अब काम करेंगे ना, ये लोग काम करना शुरू करेंगे। अच्छा 16, there is a fixed supply of skilled labor, supply of labor fixed है in an industry, firms can no longer find enough workers to meet the demand for labor. What could be a solution to the problem? Allow wage rates to fall as the market demands. बिल्कुल गलत, वर्कर का नंबर ही फिक्स है, मुझे किसी तरह जो है वो नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाना है। इंट्रोड्यूस वर्क शेयरिंग एंड रिड्यूस वर्किंग आवर्स, बिल्कुल गलत, वैसे ही वर्कर कम है आप घंटे कम कर दोगे। और मेक ऑफिस मोर अट्रैक्टिव, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, वर्कर का नंबर ही फिक्स है तो क्या कर लोगे। प्रोवाइड मोर ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर न्यू रिक्रूट्स, यस, आप वर्कर्स को ट्रेनिंग दो, आप वर्कर्स की स्किल्स को बढ़ाओ और वर्कर्स को बढ़ाओ, तो इससे जो है आपका मसला हल हो जाएगा। आप और स्किल्ड वर्कर्स को बढ़ाओ, यस, वर्कर की मोबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, सही है? ये तो बहुत सिंपल एमसीक्यू था मेरे ख्याल में। 17, a government is, why not be, इंट्रोड्यूस वर्क शेयरिंग एंड रिड्यूस वर्किंग आवर्स। भाई वैसे ही फिक्स नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो आप वर्किंग आवर्स कम कर दोगे तो और मसला खड़ा हो जाएगा। वैसे ही फिक्स नंबर ऑफ वर्कर्स है और वर्किंग आवर्स आप और कम कर रहे हो, तो काम कौन करेगा भाई, सही है? A government is worried about the increasing monopsony power, भाई monopsony की पावर जो है ना वो बढ़ते जा रही है, वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता जा रहा है, ऑफ एम्प्लॉयर्स इन द वेज बार्गेनिंग प्रोसेस। वेज बार्गेनिंग में देखो, बार्गेनिंग होती है ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग ट्रेड यूनियन और मोनोप्सनी की, तो ये कह रहा है मोनोप्सनी की पावर जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। Which policy combination is most likely to improve the wages and employment prospects of workers? तो ऐसा क्या करें कि मोनोप्सनी की पावर कम हो जाए और वर्कर की वेजेस और एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव हो जाए? तो मुझे बताओ, ट्रेड यूनियन पावर क्या करनी चाहिए? बढ़ानी चाहिए, जाहिर सी बात है। ट्रेड यूनियन पावर बढ़ाएंगे तो वो मोनोप्सनी से लड़ पाएगा, सही है? इमिग्रेशन का मतलब आपके मुल्क में वर्कर आ रहे हैं, आपके मुल्क में वर्कर आ रहे हैं, तो इमिग्रेशन कंट्रोल आप अगर लगाओगे ना तो आपके मुल्क में कम वर्कर आएंगे, सही है? सही है? तो वर्कर्स की हमें क्या करनी है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है। तो हमारे जो करंट वर्कर है ना उनको ही फायदा पहुंचाना है, हमारे जो करंट वर्कर है उनको ही फायदा पहुंचाना है, तो इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। नेशनल मिनिमम वेज क्या करनी चाहिए? नेशनल मिनिमम वेज क्या करनी चाहिए? रेस करनी चाहिए। तो आंसर मेरा क्या होगा? बी होगा, सही है? तो ये तीन चीजें हम करेंगे तो इससे होगा ये कि मोनोपोली की पावर कम हो जाएगी। एटीन तो आएगा, तो आप लोग बता सकते हो। 18 बता दो क्या है, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज नॉट अ सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर? बी, ऑब्वियस सी बात है, इनकम इनइक्वालिटी, ऑब्वियस आंसर है, सही है। इम्परफेक्ट कंपटीशन इज अ सोर्स, मोनोपोली इज अ सोर्स, नॉन एक्सक्लूसिविटी इज अ सोर्स। इनकम इनइक्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है। ये भी बहुत आसान है। A government regards fresh fruit and vegetables as merit goods and subsidies agriculture to boost their production, सही है। तो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मेरिट गुड है, सब्सिडीज दे रहे हैं एग्रीकल्चर को टू बूस्ट देयर प्रोडक्शन। व्हाट कुड बी अ गवर्नमेंट फेलियर अराइजिंग फ्रॉम दिस सब्सिडीज? पहला ऑप्शन क्या है? चीपर फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स। ये गवर्नमेंट फेलियर तो नहीं है, ये तो फायदा है। लैंड क्लियरेंस रिड्यूसिंग वाइल्ड लाइफ, यस दिस इज अ फेलियर। लोअर स्पेंडिंग ऑन ट्रीटिंग डाइटरी इलनेसेस, ये भी फायदा है। मोर जॉब्स पिकिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये भी फायदा है। तो नुकसान क्या है? सिर्फ ऑप्शन बी के वाइल्ड लाइफ हर्ट हो रही है, सही है। 20 भी वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एमसीक्यूज है, बताओ भाई। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, कौन सी होगी? सिक लीगल होगी ऑब्वियसली, ना फ्रिक्शनल ना स्ट्रक्चरल ना वॉलंटरी, सही है। 3 लाइन से एमसीक्यू देखो, आसान है बहुत। ये भी हल्का एमसीक्यू है।
In the diagram, OP is the equilibrium level and OQ is the full employment level. सही है, तो OP मेरा एक्चुअल है और ये मेरा पोटेंशियल है। तो इससे पूछा हुआ है व्हाट इज द डिफ्लेशनरी गैप। तो डिफ्लेशनरी गैप जो है वो क्या होगा, और ये मेरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है बिल्कुल C + I + G, तो डिफ्लेशनरी गैप होगा UV, ये मेरा डिफ्लेशनरी गैप है, D होगा इसका आंसर। सही है, क्लियर है? क्योंकि मुझे इतने से अपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा, तो मेरी इकोनॉमी में मैं एक्चुअल से पोटेंशियल पे आ जाऊंगा। सही है, PQ D इसलिए नहीं होगा, D RV नहीं, RV नहीं होगा ना, क्योंकि C है ना, ये खाली हमें C + I + G देखना है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से डिस्टेंस देखते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से डिस्टेंस देखते हैं। सही है, PQ इसलिए नहीं होगा भाई, देखो ये बहुत वो नॉर्मल चीज है भाई, चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मुझे देखना है। मैं चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर करता हूं तो ये मल्टीपल टाइम्स रोल होता है ना, मल्टीप्लायर भी तो आता है फिर, और फिर जाके चेंज इन नेशनल इनकम आता है। तो मेरा डिफ्लेशनरी गैप चेंज इन नेशनल इनकम नहीं होता। लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरा डिफ्लेशनरी गैप जो है वो 5 मिलियन का है। अगर मेरा डिफ्लेशनरी गैप 5 मिलियन का है तो आप इकोनॉमी में 5 मिलियन ही इंजेक्ट कर दोगे। अगर मेरा डिफ्लेशनरी गैप 5 मिलियन है तो आप 5 मिलियन ही डाल दोगे इकोनॉमी में? नहीं, ऑब्वियस सी बात ही नहीं डालोगे। तो आप क्या करोगे, लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरा मल्टीप्लायर 5 है, तो फिर आप कितना डालोगे? अगर मेरा मल्टीप्लायर 5 है तो फिर कितना इंजेक्ट करोगे इकोनॉमी में? कितना इंजेक्ट करोगे? 1 मिलियन करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि डिफ्लेशनरी गैप हमेशा चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है, कि मुझे कितने से चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा कि मेरी नेशनल इनकम बढ़ जाए। सही है, क्योंकि आप एग्जैक्टली जो है वो एक्चुअल और पोटेंशियल का फर्क इंजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम रूल होता है। तो हमेशा याद रखना ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है हमारा डिफ्लेशनरी गैप। सही है, क्लियर है ये चीज? What represents an injection into a country's circular flow of income? इकोनॉमी के अंदर पैसा आ रहा है, सही है, तो कॉर्पोरेट टैक्सेस इज अ विड्रॉल। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, मैंने गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदा हुआ है, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये मेरा इंजेक्शन है। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू फॉरेन शेयर होल्डर्स, पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। द रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन्स, विड्रॉल, तो मेरा आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। सही है, इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है, बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है। सही है, What will be the most likely consequence of an increase in the dependency ratio? भाई डिपेंडेंसी रेशियो अगर आपको याद है तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? वो लोग जो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होते वो टैक्स पेयर पे डिपेंडेंट होते हैं। कौन कौन होते हैं ये? फुल टाइम स्टूडेंट्स होते हैं, हो गए, रिटायर्ड पीपल हो गए, सही है, रिटायर्ड पीपल हो गए, प्रिजनर्स हो गए जो जेल में बैठे हैं, और कौन है, डिसेबल्ड। तो ये सारे डिपेंडेंसी रेशियो का पार्ट है। तो अगर डिपेंडेंसी रेशियो मेरी इकोनॉमी में बढ़ रहा है, इसका मतलब है मेरी इकोनॉमी में लोग बढ़ रहे हैं जो कि काम नहीं कर रहे, लोग बढ़ रहे हैं जो कि काम नहीं कर रहे। इससे होगा क्या? इससे मेरा जीडीपी पर हेड कम होगा, क्योंकि ये लोग जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। मतलब बेसिकली हो ये रहा है कि जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन होता है ना, मेरी सिर्फ पॉपुलेशन, बेसिकली वर्किंग पॉपुलेशन मेरी बढ़ते जा रही है और जीडीपी पे कोई फर्क नहीं आ रहा। मेरी वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है पर जीडीपी पे कोई फर्क नहीं आ रहा। सही है, तो मेरा जीडीपी पर हेड डिक्रीज होता है क्योंकि ये लोग जीडीपी पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ऑप्शन बी हो नहीं सकता, लेबर प्रोडक्टिविटी से इसका लेना देना नहीं है। इंक्रीज इन द लेबर फोर्स, ये लोग लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं होते। अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये लोग लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होते, तो आप इसको अनएम्प्लॉयड में कैसे देखोगे? सही है, ये लोग लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं होते तो ये अनएम्प्लॉयड नहीं है। ये काम या तो करना नहीं चाह रहे या तो कर नहीं सकते, तो ये अनएम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है। सही है, तो मेरा आंसर होगा ए। ठीक है, क्लियर है? ट्वेंटी फोर बता दो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, इस एमसीक्यू लेके बस मैं एक बात बता रहा हूँ, ये हमेशा याद रखना, जब तक आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती ना,
पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, फिर इकोनॉमी डेवलपमेंट की तरफ जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था, स्कूल्स हो गई, एजुकेशन हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गई। तो जब तक आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, जब तक आपकी एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी, आपके मुल्क में डेवलपमेंट नहीं आ सकती। तो हमेशा याद रखना, पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, फिर डेवलपमेंट होगी। तो पहला ऑप्शन क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल गलत। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं, जरूरी नहीं है ये। इकोनॉमिक ग्रोथ इनेबल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज सस्टेनेबल, बिल्कुल गलत। कभी कभार हम एक्सटर्नैलिटीज भी करते हैं, तो ये सस्टेनेबल नहीं होता। कभी कभार हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी करते हैं, तो ये सस्टेनेबल नहीं होता। तो ये क्लियर है ये चीज़। तो ये हमेशा याद रखना, पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। 24 The diagram shows the production possibility curve. The economy is initially at point X. In the if the economy achieves actual economic growth but not potential. Potential क्या होता है, मेरा PPC का shift, और actual क्या होता है, मेरी actual की movement inside the PPC, जो मैं आगे की तरफ जाता हूँ. What would be the final position भी, सही है। तो X से लेके D मेरी actual growth है, क्योंकि मैं potential की तरफ जा रहा हूँ, और ये मेरी पोटेंशियल। नहीं तो अगर मैं सिर्फ एक्चुअल ग्रोथ कर रहा हूँ तो मेरा आंसर डी होगा। अगर मैं सिर्फ एक्चुअल ग्रोथ कर रहा हूँ तो मेरा आंसर डी होगा, क्योंकि ये ऑप्शन बी और सी तो पोटेंशियल के भी बाहर हैं, और ऑप्शन ए तो और पीछे जा रहा है। हमें पीपीसी की तरफ जाना है, सही है, हमें पीपीसी की तरफ जाना है। परेटो एफिशिएंसी भी है, यस बिल्कुल है, परेटो एफिशिएंसी भी है, सही है। 25 क्लियर है। It has been estimated by the United Nations that the total external debt of having developing countries has been increasing by 425 billion. तो भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनका उधार बढ़ता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। What is least likely to have contributed to this? Disincentive for foreign direct investment through political instability. ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये तो उल्टा कम करेगा, क्योंकि हमारे मुल्क में पैसों की रोलिंग शुरू होगी। इंक्रीज गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, इसने कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा, इसने बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा, सही है। अच्छा, ये जो पहला ऑप्शन है ना, ये लिखा हुआ डिसइंसेंटिव, डिसइंसेंटिव, इसका मतलब कि एफडीआई हमारे मुल्क में नहीं आ रहा, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा, सही है। पहला, दूसरा ऑप्शन क्या है, इंक्रीज गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। भाई अगर आप डेवलपिंग कंट्री में टूरिज्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाओगे तो आपका उधार थोड़ी बढ़ेगा, उल्टा आपके मुल्क में पैसा आएगा। तो ये लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग मुझे लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। विड्रॉल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ड्यू टू डिलेस, ये मेरा कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि मल्टीनेशनल कंट्री आपके मुल्क से बाहर जा रही है। वर्सनिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ ट्रेड विद पार्टनर्स इन डेवलप्ड इकोनॉमीज, ये भी मेरा जो है वो करेगा एडअप, सही है, पर इसका इतना लिंक नहीं है, सही है। तो मेरा मोस्ट वायबल ऑप्शन है बी, क्योंकि अगर आप अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट कर रहे हो तो ये आपका उधार कम होना चाहिए, आपके मुल्क में पैसा आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, सही है। सब्सिडी ग्रेटर देन द रिटर्न। 27 The following are 4 conditions sometimes attached to IMF loans. Yes, पैसा लाएगा to developing countries. Which condition would conflict with the infant industry argument? आसान है ये, एस एमसीक्यू है, पढ़ो ये सवाल बताओ। इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट ना, अगर आप आईएमएफ नॉर्मली बोलता है कि आप फ्री ट्रेड अलाउ करो, अगर आप फ्री ट्रेड अलाउ करोगे तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपकी कंट्री में जो इन्फेंट इंडस्ट्री है उससे तो कोई माल ही नहीं खरीदेगा, क्योंकि आप तो फिर इंपोर्ट ही करोगे, तो हमारी इन्फेंट इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, सही है। द नीड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कोई लेना देना नहीं है, इसका भी लेना देना नहीं है, इसका भी लेना देना नहीं है, सही है। इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट अलाउ फ्री ट्रेड, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाएगा, यस, सही है। 27 भी सिंपल था। सब्सिडी दे रही है तो सब्सिडी, अब ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ना साथ, सबसे बेस्ट ऑप्शन बी था, सही है। सब्सिडी कैसे दे रहा है, मैं स्पेसिफाई थोड़ी किया हुआ है। अच्छा 28
In which exchange rate regime would the central bank of a country be best able to pursue an independent monetary policy to control the rate of inflation? A free floating, yes. भाई देखो मॉनेटरी पॉलिसी अगर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल करनी है ना, अगर मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रीली लगाना है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी पे कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो आपका एक्सचेंज रेट का सिस्टम फ्रीली फ्लोट होना चाहिए, क्योंकि होता ये है कि जब भी आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो साथ में आपका एक्सचेंज रेट भी चेंज होता है, और जब आपका एक्सचेंज रेट चेंज होता है ना, तो फिर गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी लगाने में डरती है, वो बहुत सोचती है। अगर मेरा फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा ना, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी लगाने से पहले सोचेगी नहीं, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी होगी, उसको एक्सचेंज रेट की सोचने की जरूरत भी नहीं है। सही है। तो हमेशा याद रखना, अगर मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल फ्री चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चाहिए, तो फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होना चाहिए। सही है। क्लियर है ये 28? और ये बाकी तो बहुत आसान है। तो व्हाट इज मेजर्ड ऑन द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द फिलिप्स कर्व? वर्टिकल एक्सिस का क्या होता है भाई? इन्फ्लेशन। सी, ये तो हटा दो। वर्कर्स इन पुअर कंट्रीज आर ऑफन लेस प्रोडक्टिव देन वर्कर्स यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी इन रिच कंट्रीज। कह रहा है भाई सेम टेक्नोलॉजी है अमीर और गरीब मुल्क में, पर गरीब मुल्क में प्रोडक्टिविटी कम है, अमीर मुल्क में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो क्या फर्क होगा? फर्क क्या होगा? ट्रेनिंग का फर्क होगा, एजुकेशन का फर्क होगा। तो मोस्ट लाइकली रेमेडी टू दिस सिचुएशन, इस मसले को हल कैसे करेंगे? इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। बाकी यार डालो, सिर्फ एजुकेशन का फर्क है दोनों कंट्रीज में, सेम टेक्नोलॉजी, हर चीज़ सेम है। सही है।